13 जून 1997। दिल्ली का उपहार सिनेमा हॉल, जहां लोग सिर्फ एक मूवी देखने आए थे, बट वो इस बात से अनजान थे कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी मूवी है। उस हॉल में बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग की जा रही थी। लोगों के अंदर खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, बट किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये जगह एक बैटल फील्ड बनने वाली है। एक ऐसी कहानी जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे तक तो भागे, पर वो दरवाजे कभी खुले ही नहीं। बस कुछ सेकेंड्स, कुछ छोटी छोटी गलतियां और बस एक चिंगारी, जिसने एक नॉर्मल फ्राइडे को इंडिया की सबसे डरावनी सिनेमा हॉल ट्रेजेडी में बदल दिया। उनसठ लोग जो सिर्फ एक मूवी देखने आए थे, बट इनमें से कोई भी वापस घर ही नहीं गया। ऐसा लगता है कल की बात है, जबकि इस बात को 26 साल हो गए हैं। उस दिन मेरे बच्चे पिक्चर देखने गए थे। उपहार सिनेमा में छुट्टियां चल रही थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप टिकट बुक कर दीजिए। मुझे नहीं मालूम था कि मैं उनके लिए मौत की टिकट बुक कर रही हूँ। लेकिन यहाँ सवाल यह है, अगर दरवाजे वक्त पर खुल जाते तो क्या लोग जिंदा होते? अगर सेफ्टी रूल्स फॉलो की जाती तो क्या ये 59 जाने बची होती? उपहार ट्रेजेडी में गलती किसकी थी, सिस्टम की या इंसानियत की? और क्या सच में इन पीड़ितों को न्याय मिला, या यह कहानी अभी भी किसी कोने में अधूरी पड़ी हुई है? तेरह जून 1997, जगह ग्रीन पार्क, दिल्ली। जून का महीना, दिल्ली का एक आम सा फ्राइडे। गर्मी अपने पीक पर थी, पर लोगों के अंदर एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा थी। हर जगह से फैमिलीज, कपल्स, स्टूडेंट्स, सभी एक ही वजह से साउथ दिल्ली के उपहार सिनेमा की तरफ जा रहे थे। और वह वजह थी जेपी दत्ता की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर। सिनेमा हॉल के बाहर पूरा माहौल एक छोटे फेस्टिवल जैसा लग रहा था। चाय वाले टपरी की गर्म चाय की खुशबू हवा में घूम रही थी। टिकट विंडो के सामने लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसमें लोग एक्साइटमेंट से कदम आगे बढ़ा रहे थे, और बीच बीच में सुनाई देती छोटी छोटी हंसी, सरसराहट और फिल्म की बातें, जैसे हर कोई उस दिन अपनी जिंदगी का एक छोटा सा वीकेंड सेलिब्रेशन जी रहा। और इधर थिएटर के अंदर लोग अपनी सीट्स एडजस्ट कर रहे थे। कोई पॉपकॉर्न खा रहा था, कोई अपने बच्चे को संभाल रहा था। पॉपकॉर्न की खुशबू पूरे थिएटर में घूम रही थी। तभी स्क्रीन पर पहली लाइट चमकी और सबके मन में एक ही एहसास जगा, बस अब मूवी शुरू होने वाली है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल रूटीन के जैसा लग रहा था, जैसे हम सब एक मूवी देखते वक्त फील करते हैं। थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी हंसी, थोड़ी खुशी। लेकिन उस पल किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि अभी वो जिस सीट पर बैठे हैं, ये वही सीट होगी जहां उनकी आखिरी सांसें लिखी जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल दिखने वाली सीट उनकी जिंदगी का लास्ट चैप्टर बनने वाली थी।
वो एक ऐसी शाम थी जहां लोग इंटरटेनमेंट ढूंढने आए थे और तकदीर ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। जब लोग अपनी सीट्स पर बैठ रहे थे तब थिएटर के ग्राउंड फ्लोर में कुछ और ही स्टोरी चल रही थी। वहां एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था जो कि उसी दिन के सुबह ही उसमें प्रॉब्लम आ चुकी थी। इंजीनियर्स आए थे, फिक्स करके चले गए। रिपोर्ट के मुताबिक उस ट्रांसफार्मर के अंदर लीकेज था और जहां लीक होती है वहां डिजास्टर का काउंटडाउन शुरू होता है। बॉर्डर मूवी का फर्स्ट हाफ चल रहा था। एक्शन, क्लैप्स, लोग विसल्स बजा रहे थे। ऑडियंस पूरी तरह मूवी की दुनिया में खो गई थी। और इधर ऊपर बालकनी में फैमिलीज, पेरेंट्स, टीनेजर्स, बच्चे बैठे हुए थे। और ये वही जगह थी जहां बाद में सबसे ज्यादा भयानक मौत का खेल शुरू होने वाला था। और अभी इस वक्त सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। एक कपल क्यूटली पॉपकॉर्न शेयर कर रहा था। एक पिता अपने 13 साल के बच्चे को बॉर्डर फिल्म का हर एक्शन सीन समझा रहा था और कुछ टीनेज फ्रेंड्स हंसते हुए अपना 90s स्टाइल मेमोरी फोटो कैप्चर कर रहे थे। बट उन्हें इस बात का जरा सा भी आइडिया नहीं था यह तस्वीर उनकी जिंदगी का लास्ट हैप्पी मेमोरी बनने वाला है। और इधर सिनेमा स्टाफ अपने डेली रूटीन में थे। एक एम्प्लॉई हॉल के रास्ते में धीरे धीरे वॉक कर रहा था तो दूसरा टिकट पंच कर रहा था। सब कुछ एक डेली रूटीन के जैसा लग रहा था। और इधर बेसमेंट में ट्रांसफार्मर के अंदर हीट बिल्ड हो रही थी, ऑयल लीक हो रहा था। बस जरूरत थी तो एक स्पार्क की, जिसके बाद पूरे सिनेमा की डेस्टिनी बदलने वाली थी। पर तभी बॉर्डर मूवी का इंटरवल हुआ। लोग वाटर ले रहे थे, कुछ लोग वॉशरूम जा रहे थे, कपल्स पोस्टर के पीछे खड़े होके बातें कर रहे थे, बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे। ये वही पल थे जो कभी किसी की जिंदगी में वापस नहीं आने वाले थे। क्योंकि अगले 10 मिनट में दिल्ली का एक आम सा आफ्टरनून टर्न होने वाली थी इंडिया की सबसे शॉकिंग सिनेमा हॉल ट्रेजेडी में। बॉर्डर फिल्म अपने पीक मोमेंट पर चल रही थी। आज से तुम्हारी हर गोली पर देश के दुश्मन का नाम लिखा होगा। हॉल अंधेरा में डूबा हुआ था। सिर्फ स्क्रीन की रोशनी लोगों के चेहरों पे पड़ रही थी। सभी इस बॉर्डर फिल्म में इतने डूब चुके थे कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का जरा सा भी होश ही नहीं था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही शाम, यही एक फिल्म शो उनमें से कई लोगों के जीवन का अंतिम चैप्टर बनने वाली है। और इधर सिनेमा हॉल के बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर में वही ट्रांसफार्मर था जो सुबह 6:55 पर पहले ही एक बार जल चुका था। सुबह फायर ब्रिगेड आई, आग बुझी, बीबीबी की टीम ने इंस्पेक्ट किया और लो टेंशन केबल लीड्स का कुछ हिस्सा रिपेयर करके ट्रांसफार्मर को वापस 11:30 पर चार्ज कर दिया। पेपर पर तो सब नॉर्मल था, और असली सच ये था कि इस डिफेक्टिव ट्रांसफार्मर को उसी दिन दोबारा वापस रोड पर डाल दिया गया। शाम को जब बॉर्डर फिल्म का फर्स्ट हाफ चल रहा था तब निजी ट्रांसफार्मर के अंदर हीट बिल्ड हो रही थी, ऑयल लीक हो रहा था। और फिर लगभग 4:55 पर एक स्पार्क ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। ट्रांसफार्मर फिर से ब्लास्ट हुआ। आग पार्किंग एरिया तक फैल गई। कार्स तेजी से जलने लगी और उसमें से उड़ता हुआ ब्लैक पॉइजनस स्मोक बिल्डिंग के अंदर घुसने लगा। यह धुआं लिफ्ट शेफ्ट यानी
जो लिफ्ट का वर्टिकल टनल होता है उसके जरिए सीढ़ियों के जरिए वेंटिलेशन गैप्स के जरिए ऊपर की तरफ बढ़ता गया और ऑडिटोरियम तक पहुंच गया। ऊपर हॉल में सबको लगा शायद प्रोजेक्टर का कोई इश्यू है या शायद फिल्म का कोई इफेक्ट है, लेकिन कुछ ही सेकेंड बाद स्मोक का टेस्ट बदलने लगा। वो केमिकल वाला, जलते रबर वाला, जो सीधा लंग्स में जाकर ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। इसके बाद पहले 2-3 लोग खांसे, फिर पूरी बालकनी और फिर पूरे सिनेमा हॉल में पैनिक उभरने लगा। लोग सीट से उठकर एग्जिट्स की तरफ भागे और तब उन्हें पता चला आधे से ज़्यादा एग्जिट्स दरवाजे बंद थे। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए गलियों में एक्स्ट्रा सीट लगा दी गई थी, जिसके कारण वो एरिया पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। इमरजेंसी लाइट्स चालू ही नहीं हुए और बैल्कनी के राइट साइड में बैठी फैमिलीज लिटरली ट्रैप हो चुकी थी। कोई रेलिंग से कूदने की कोशिश कर रहा था तो कोई डोर्स को अपने शोल्डर से मार के तोड़ने की, तो कुछ लोग एक दूसरे को पकड़कर नीचे उतरने की। इधर नीचे मेन हॉल में भी स्मोक फैल रहा था और सबसे पहले और सबसे डेंस स्मोक बैल्कनी में ही जमा हुआ। जब ऑक्सीजन क्रिटिकल लेवल तक गिर गया तो लोग एक के बाद एक करके बेहोश होने लगे। जो सीट्स कुछ मिनट पहले क्लैप्स और एक्साइटमेंट से भरी थी, अब उन्हीं सीट्स पर लोग हिलना बंद कर चुके थे। जिनके हाथों में पॉपकॉर्न था अब वो किसी अपने का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे अपने पेरेंट्स को हिला रहे थे पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। बाहर लोग चीख रहे थे, अंदर लोग खामोश हो रहे थे। बाहर का सीन बिल्कुल कंट्रोल नहीं था। पेरेंट्स रोड पर दौड़ रहे थे, पुलिस को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग फायर ब्रिगेड के ट्रक के पीछे भागते हुए चिल्ला रहे थे। फुटपाथ पर ब्रोकन ग्लास बिखरा हुआ था। बिल्डिंग से निकलता हुआ काला धुआं आसमान में एक बड़ा सा सवाल बनकर उठ रहा था। अंदर से आ रही चीखें बाहर की बेचैनी के साथ मिक्स हो रही थी। हर गुजरता एक एक सेकेंड सिचुएशन को और ज़्यादा खराब कर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त भी उन लोगों के खिलाफ भाग रहा हो। और जब तक फायर ब्रिगेड ऊपर वाले हॉल में पहुंची तब तक 59 लोगों की सांसें स्मोक इन्हेलेशन और सिस्टम की लापरवाही की वजह से रुक चुकी थी। माहौल तो बहुत बुरा था, एकदम आग, एकदम जो भी आदमी नीचे आया वो तो गया। ऊपर जितने लेकर गए वो सब बचे छत के ऊपर। तो बाकी अंदर बाथरूम में बहुत ज़्यादा आदमी मिले। इतना धुआं था कि जिसको जैसी जगह मिल रही थी वैसे ही वो जा रहा था। They were from the balcony area, balcony in the box, and we can't say really how many are there. Could be dead. Looks like around 40 could be dead because they were in a very bad shape when they were taken out. उनमें से ज़्यादातर लोग बालकनी की राइट साइड में बैठे लोग थे। वहीं लोग जो बालकनी की बेस्ट सीट को लकी समझ कर आए थे, उन्हें क्या पता था कि इन्हीं सीट्स पर उनके सपने, उनकी सांसें और उनकी कहानी रुक जाएगी। ये फायर कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये पैनिक का कोई एक्सप्लोजन नहीं था। ये एक ट्रैप था जो बनाया किसी आदमी ने नहीं बल्कि एक सिस्टम ने बनाया था, जो सेफ्टी को एक फॉर्मेलिटीज वाले कागज से ज्यादा कुछ और समझता ही नहीं था। आग ने लोगों को नहीं मारा, उन एग्जिट दरवाजों ने मारा जो खुलने से मना कर दिए। उन मेंटेनेंस डिसीजन ने मारा जो सिर्फ कागज पर पिक मार्क की तरह किए गए थे। उपहार सिनेमा का फायर सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक ब्रूटल रिमाइंडर था कि जब सिस्टम फेल होता है तो आम लोगों की सांसें भी फेल हो जाती हैं। और यहाँ सवाल ये है कि आखिर गलती किसकी थी? कौन जिम्मेदार था उन 59 जिंदगियों के लिए जो इस भयानक ट्रेजेडी में मारे गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन 59 लोगों को इंसाफ मिला या सिर्फ फाइल्स में केस क्लोज्ड लिख कर छोड़ दिया गया?
59 लोग एक ही बिल्डिंग में एक ही शाम में सिर्फ धुआं और सिस्टम की वजह से मारे गए। लेकिन ये ट्रेजेडी यहीं खत्म नहीं होती, असली दर्द तो बाद में शुरू हुआ। उस रात उपहार सिनेमा के बाहर पेरेंट्स अपने बच्चों की बॉडीज ढूंढ रहे थे। एक भाई बेहोशी में अपनी बहन का नाम पुकार रहा था और कुछ लोग शौक में खड़े बस एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और इसी अंधेरे में एक आवाज उठती है, AVUT यानी एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी। इसे शुरू की नीलम कृष्णमूर्ति ने, जिन्होंने इस भयानक ट्रेजेडी में अपने दोनों बच्चे लूज कर दिए थे। पर उन्होंने सिस्टम के आगे हाथ नहीं जोड़े, बल्कि वो इस सिस्टम से लड़ने खड़ी हो गई। और जब हम एम्स उपहार को क्रॉस किया हमने तो देखा वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी, अटक था और किसी ने अंदर नहीं जाने दिया। और हम जैसे ही OPD ब्लॉक में गए तो वहाँ पे स्ट्रेचर के ऊपर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और मैंने दूर से ही अपनी बिटिया की बाजू देख ली, कुर्ती की बाजू देख ली और मैं समझ गई और आई फेंटेड। फिर शुरू होती है इंडिया की सबसे लंबी सेफ्टी नेग्लिजेंस लीगल बैटल की। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इस इन्वेस्टिगेशन में निकला कि बेसमेंट इलीगली पार्किंग के लिए यूज हो रहा था। एग्जिट्स पे एक्स्ट्रा सीट्स लगा दी गई थी, इमरजेंसी लाइट्स काम ही नहीं कर रहे थे, ट्रांसफार्मर को ठीक से मेंटेन ही नहीं किया गया था। और इस कोर्ट रूम में एक ही सवाल रिपीटेड होता रहा, आखिर फायर एग्जिट्स ब्लॉक क्यों हुए? बेसमेंट में इलीगली पार्क्ड कार किसने अलाउ की? ट्रांसफार्मर को फॉल्टी होते हुए भी दोबारा वापस रिचार्ज क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर एक अवॉइडेबल मर्डर? फिर इसके बाद फैमिलीज ने उपहार के ऑनर्स अंसल ब्रदर्स पर केस किया और वहीं से शुरू हुआ उनका लंबा थका देने वाला लीगल स्ट्रगल। साल दर साल कोर्ट की तारीख आती रही, सुनवाई होती रही और फिर अगले महीने तक टाल दी जाती। वो फैमिलीज जो जस्टिस की उम्मीद लेकर कोर्ट जाती थी, उनके लिए यह केस एक नेवर एंडिंग वेट बन चुका था। 1997 से लेकर 2023 तक इन पूरे 25 साल में एक पूरी जनरेशन बदल गई और उन फैमिलीज का सवाल वहीं रहा कि आखिर इन 59 जिंदगियों की कीमत कौन देगा। इस पूरी फाइट में कुछ पेरेंट्स बूढ़े हो गए, कुछ विक्टिम्स के सिबलिंग्स बड़े होकर खुद कोर्ट में फाइट करने लगे। उपहार ट्रेजेडी कोई आग नहीं थी, ये इंडिया की सेफ्टी सिस्टम के अंदर छुपी हुई लापरवाही का सबसे दर्दनाक सबूत थी। और सबसे ज़्यादा चुभने वाली बात यह है कि आज 27 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। आज भी हम जब किसी मॉल, थिएटर या मेट्रो स्टेशन में इमरजेंसी एग्जिट के बोर्ड देखते हैं तो एक पल के लिए रुक कर सोचते हैं, अगर आज भी कोई इमरजेंसी हुई तो क्या ये दरवाजे सच में खुलेंगे? उपहार का सच वहीं खड़ा मिल जाता है, जो याद दिलाता है कि कुछ ट्रेजेडीज वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते और लोगों के दिमाग में, उनके डर में, उनके डेली सेफ्टी चेकिंग में आज भी सांसें लेती हैं। क्योंकि जिन परिवारों ने अपनों को खो दिए, उनके लिए जस्टिस सिर्फ एक जजमेंट नहीं है, जस्टिस उनका रोज का बोझ है जिसे वो आज भी उठा रहे हैं।